चलता है। बिना दम की चीज, फैशन की चीज जो है 50-100 साल चलेगी फिर हट जाएगी, लेकिन 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल पुरानी, आज देखिए आप जहां बैठे हैं वो रामलीला का कार्यक्रम है। रामलीला होती है, हर साल होती है। आप लोगों को कहानी पता है, आप फिर भी उसे देखते हैं, फिर भी देश भर में हजारों जगह पे इसका मंचन होता है। क्या कारण है? हजारों साल पहले रामायण हुई थी, उसके ऊपर ही आप रामलीला करते हैं, लेकिन हजारों सालों से इसका चलन कब नहीं हुआ, लोगों के मन में इसके प्रति भाव कब नहीं हुआ। ऐसे ही जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख दिया, बोल दिया, वो ज्ञान भी कभी कमजोर नहीं होगा, कभी भी फैशन से बाहर नहीं जाएगा, कभी भी गलत नहीं रहेगा। तो आज मैं आपको ये कहता हूं कि जो भगवान ने आपको उपहार ये शरीर दिया है, इसको ठीक करने के लिए आप जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है उस पर भरोसा करो, बाकी कोई भी चीज पे भरोसा मत करो। बात समझे मेरी? तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं अभी जो बात बताना शुरू करूंगा वो ऐसी बातें होंगी शायद आपने आज तक सुनी भी नहीं होगी, किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा, या आपको लगने लगेगा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा। मैं हजारों जगह पे देश भर में जा जाकर इस बारे में बात करता हूँ। भाई राजीव दीक्षित जी जो स्वदेशी आंदोलन, जो आधुनिक स्वदेशी आंदोलन है उसके जनक हैं, उनका ये ज्ञान उन्होंने रिसर्च किया, अपने शिष्यों को, हम भी उनके शिष्य हैं, उन्होंने दिया, तो उसको फैलाने के लिए देश भर में हम जाते हैं, जिसके लिए हम कोई रुपया भी नहीं चार्ज करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ऋषि मुनियों ने अपना ज्ञान फ्री बांटा, तो हमको भी उनका ज्ञान फ्री ही बांटना चाहिए। तो अब आपसे निवेदन है कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आप सुनिए, अपने दिमाग में बिठाइए और अपने घर में बताइए, और अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप दोबारा बताएंगे तो दोबारा भी बताएंगे। अगर आपका कोई सवाल होगा मैं आखिर में उन सवालों का जवाब भी दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो शरीर है वो केवल 2 चीजों से बनता है, भोजन और पानी। तीसरी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप अपने शरीर पर लगा के अपना शरीर बना सकते हैं। या तो जो खाएंगे उससे शरीर बनेगा, या जो पिएंगे उससे शरीर बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि आपको यही 2 चीजें सुधारनी है, तीसरी कोई चीज सुधारने की आपको जरूरत नहीं है। भोजन कैसे करना है, कब करना है और क्या करना है, पानी कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, यही बस आपको जानने की जरूरत है। इतना आसान है, इतना आसान है। आप दुकान में बैठे हो, आप घर में बैठे हो, आप कहीं भी हो, पानी पीने का तरीका बस आपको सुधारना है। और ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद बहुत कोई बोरिंग चीज नहीं है कि आपको आयुर्वेद की जानकारी दे दें हम और आप सोचो कि चलो प्रवचन हुआ, ताली बजाया, घर चले गए। उस काम के लिए नहीं आए हैं हम। ये जो भी बताएंगे वो खुद अपने घर में, हमारे हजारों कार्यकर्ता अपने घर में पूरे देश में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी बातें हम आपको बोल के जाएंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, द्वारका में रहता हूँ, जो मैं आपको बातें बताऊंगा एक एक बात हमारे घर में पालन की जाती है। तो अब मैं मेरी जो बात है वो शुरू करूंगा कि हम जो भोजन है, भोजन, सबसे पहले मैं भोजन की बात करूंगा कि सबसे ज्यादा बिगाड़ हमारे भोजन में आ गया है। क्योंकि आज थोड़ा सा पहले के मुकाबले, 20-25 साल पहले के मुकाबले पैसा थोड़ा सा आसानी से कमाया जा रहा है, थोड़ा आसानी से। तो जैसे ही पैसा आता है हमारी जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है, हमारे खाने पीने के ढंग बिगड़ जाते हैं। हम अपने बच्चों को ये सोचकर कि हमारे बच्चों को, जो हमको तो पिज्जा बर्गर खाने को नहीं मिला, हमारे पास थोड़ा पैसा है, अपने बच्चों को हम जरूर खिलाएंगे। हमारे माँ बाप को चलो हमको नहीं खिला पाए पैसे की कमी की वजह से, मेरे बच्चों को तो मैं जरूर खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि लगता है कि मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा ये सब खाने से स्टेटस सिंबल बढ़ता है, थोड़े हम स्टेटस के लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं धीमा जहर अपने बच्चों को दे रहे हैं, धीमा जहर, जिसके परिणाम वो बाद में भुगतेंगे, बड़े होने के बाद भुगतेंगे। तो क्या है ये जहर, कैसे हम खा रहे हैं, जाने में खा रहे हैं, अनजाने में खा रहे हैं, उसी पे मैं बात करूंगा। पहले भोजन की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए कि आप तक बात भी पहुंच जाए और आप लोग बोर भी ना हो, तो मैं शुरू करूंगा कि हम लोग जो भोजन करते हैं शादी समारोह में, जब शादी का कार्ड घर में आता है तो हमारे बिल्कुल आंखें चमक जाती हैं कि आपको खूब तरह तरह का भोजन खाने को मिलेगा।
लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि शादी समारोह में जो भी भोजन बनता है, अगर हम उसको खाते हैं जिस तरीके से वो बनता है, अगर हम उसको खाते हैं, रोज खाए अगर, तो हमारा स्वास्थ्य, मान लीजिए आप सुबह सुबह पार्क में घूमते हैं, 1 घंटा घूमते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, आपका योग, व्यायाम, परिश्रम सब कुछ 10-15 दिन पीछे चला जाता है। इतना नुकसान आपके शरीर को 1 दिन का शादी का भोजन कर देता है। अब कैसे नुकसान करता है? तो मैं आपको 5-6 चीजें बताऊंगा जो गलतियां शादी के भोजन में बनाते समय और खाते समय हम करते हैं, और वही गलतियां हम रोज अपने घर में भी करते हैं। तो जब मैंने कहा कि 1 दिन शादी का भोजन करने से आपका स्वास्थ्य 10-15 दिन पीछे चला जाएगा, वही गलतियां रोज करने से क्या कभी स्वास्थ्य मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहला नियम जो हम भोजन सही तरीके से करने का तोड़ते हैं शादी समारोह का भोजन करके, वो एक पहला नियम क्या है, आप उसको याद कर लीजिए कि कभी भी भोजन खाना जो भी शाम को खाना खाते हैं, सूरज डूबने के बाद कभी भी गलती से भोजन नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे ये कैसे होगा? डिनर तो हमारा 10 बजे होता है, 11 बजे होता है, 9 बजे तो सोचते हैं क्या बनाएंगे। तो ये बदलना पड़ेगा। जैन धर्म में रात्रि भोजन निषेध बताया गया है। जैनी लोग रात्रि भोजन नहीं करते, वो इसलिए नहीं कि वो जैनी है इसलिए नहीं करना, वो जैन धर्म में इसलिए बताया गया है कि वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हिंसा ना हो, वो हिंसा को कम से कम करते हैं। तो रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है। आप कहोगे हम भोजन कर रहे हैं, हिंसा कैसे होगी? हिंसा ऐसे होगी कि जब हमारे देश में जो सूर्य भगवान है, इसके उगने के साथ और डूबने के साथ हमारा शरीर जो है वो काम करता है। हमको नहीं पता चलता, लेकिन ऐसा ही होता है। आप लोग सोचना ये घर जाके कि जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है, ये 2 ही टाइम ऐसे हैं जब आपको प्राकृतिक रूप से खूब बढ़िया भूख लगती है। सुबह आप 9-10 बजे देखना खूब तेज भूख लगी होगी, और शाम के 5 से लेकर 7 बजे तक की खूब भूख लगती है। उस समय हम जो सही खाना चाहिए वो नहीं खाते। तो ये जो सूर्य भगवान है, ये जब तक होते हैं आसमान में, तब तक हमारा शरीर काम करता है। जैसे ही सूर्य, जैसे अभी समय हो गया है, हमारा शरीर जो अंदर अंग है वो सारे रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 8, 9, 10, 11 बजे भोजन करते हैं और उसको खाना पचाने के काम में लगा देते हैं। तो ये शरीर के साथ हिंसा हमने कर दी। तो अगर आप शरीर के साथ हिंसा करोगे तो वो शरीर कभी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि 30-35 साल तक तो आप शरीर पे अत्याचार करोगे, 35 साल के बाद वो शरीर आप पे अत्याचार करेगा, आपको बीमार करेगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, डायबिटीज होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर होगा। ये शरीर आपसे भी बढ़ता रहता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि रात्रि भोजन जो है वो निशाचर ही करते हैं। निशाचर मतलब रात में शिकार करके खाने वाले जो जानवर जंगल के होते हैं। तो हम लोग मनुष्य हैं, निशाचरी ना बने तो बहुत अच्छा। तो आप कहोगे कि ये कैसे होगा? अब होता क्या है, महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि उन लोगों के नाटक और फिल्में शाम को 7 बजे के बाद शुरू होते हैं। अब उनको नाटक फिल्में देखना है तो आधा ध्यान जो है खाने पे है, आधा उसकी कहानी पे है। तो जो पूरी की पूरी खाना बनाने का जो भावना है, जो प्रेम है, वो खाने में नहीं जाता, वो टीवी नाटक में चला जाता है। तो खाना आधा विष तो वैसे ही रह गया। फिर आप शिकायत करते हो कि घर में बीमार लोग पता नहीं क्यों है। वो इसीलिए है कि आपने पूरा मन लगाकर, ध्यान लगाकर रसोई में खाना नहीं बनाया। आपका आधा ध्यान तो नाटक में था। तो मैं ये नियम जो बता रहा हूँ आपके बहुत काम का है, महिलाओं के बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि 7 बजे तक खाना खा पी के आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, अपने नाटक जो सीरियल वगैरह सब आराम से देखिए। फिर आपको खाना बनाने की कोई टेंशन ही नहीं होगी। अब आप कहोगे कि हमारे पति घर पे आके लेट आते हैं, हम तो उनके साथ खाते हैं। तो कृपया करके अगर ज्यादा सालों तक पति की सेवा करना चाहते हैं तो शाम को जल्दी खाना खा लीजिए। उनका इंतजार करके अपने शरीर को खराब मत करिए, क्योंकि आपका शरीर अगर खराब हो गया तो आप उनकी ज्यादा दिन सेवा नहीं कर पाएंगे, बीमार होकर बिस्तर में पड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिए, जितना भी हो सके कम से कम महिलाएं और बच्चे घर में 7 बजे तक मैक्सिमम डिनर कर लें।
रियायत है कि 7 बजे तक, नहीं तो 6 बजे तक कर दे तो बहुत अच्छा। आप देखोगे कि जितनी भी ये परेशानियां हैं, आप कहोगे क्यों, इसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिन लोगों को मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सारे के सारे रोगों से बचना है, वो सब के सब लोग सूरज डूबने से पहले खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि खाना और सोना इन दोनों के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो हमारा क्या रूटीन बना हुआ है, 10 बजे खाना खाते हैं, आधे घंटे में लेट गए, 11 बजे सो गए, या 11 बजे खाना खाया, ऑफिस से आए, सो गए। तो वो मोटापा भी कोई नहीं रोक सकता, आपका ब्लड प्रेशर भी कोई नहीं रोक सकता, कोई कुछ भी नहीं रोक पाएगा, बीमारी होनी ही होनी है। तो नियम बना लीजिए 7 बजे तक भोजन करना, उसके बाद गिनकर 500 कदम चलना। आपकी जिंदगी इतनी आराम से कटेगी आप उम्मीद नहीं कर पाओगे। गिनकर 500 कदम तो चलना ही चलना, ज्यादा चले तो और अच्छा है। और खाना खाने के तुरंत बाद शाम को लेटना नहीं, 2 घंटे तक कुछ ना कुछ करते रहे। तो आप अगर ये कर लिया तो आप 3 महीने बाद मुझे फोन करके बोलोगे कि जी हमारे तो बहुत सारे लोग ठीक हो गए, हमने हजारों लोगों का इलाज बिना दवाई के सिर्फ इसी नियम से कर दिया। तो हम लोग रोज रोज ये गलती जो कर रहे हैं, रात को लेट खाकर, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ना ही बिगड़ना है, कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोगों का सवाल होगा कि हम तो ऑफिस से लेट आते हैं, वो आते हैं, वो अपना इंतजाम आप करिए किसी तरह से कि शाम को 5 से 7 बजे तक आप स्वस्थ भोजन कर पाए, क्योंकि जब आप ऑफिस में होते हो 5 से 7 बजे तक आपको भूख भी तेज लगती है कि आप समोसा, कचौड़ी, कुछ भी जो बाजार में मिलती है आपको खाते ही हो, क्योंकि वो नेचुरल भूख उसी टाइम लगती है। तो उस समय कुछ अच्छा खा लीजिए, कुछ अच्छा खा लीजिए। घर पास में है तो घर से खाना मंगवा लीजिए, नहीं है तो घर से खाना ऐसे मंगवा लीजिए, डब्बा मंगवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन स्वस्थ खाइए। थोड़ा शाम का भोजन थोड़ा कम ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला नियम जो अगर हम तोड़ेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, पालन करेंगे तो बहुत फायदा है। मेरा वजन इसी नियम से 97 किलो से 78 किलो हो गया। मैं 97 किलो का था, कहने की बात नहीं, मेरे मोबाइल में आपको फोटो दिखा दूंगा अपनी 3-4 साल पहले की। तो ये नियम करना बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। तो सिर्फ जैनियों की नहीं, मैं जैनी नहीं हूँ, लेकिन ये जैन धर्म का ये नियम का मैं पालन जरूर करता हूँ। इससे अगला नियम क्या तोड़ते हैं हम लोग, इससे अगला नियम जो टूटता है वो ये है कि हम लोग जब भी भोजन करते हैं, हम खड़े होकर भोजन करते हैं। शादी समारोह खड़े होकर करते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ के करते हैं, ये बिल्कुल गलत। आप कहोगे अब इसमें क्या परेशानी है, हम तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। परेशानी क्या है कि हमारा खाना ही नहीं पचता ढंग से। जब आप ऐसे, जैसे मैं बैठा हूं आपकी बातें मार के, ऐसे आप बैठते हो तो शरीर को ये पता चल जाता है कि भाई भोजन के लिए तैयारी करनी है। आपको शरीर भोजन के लिए तैयार हो जाता है, आपके अंग जो है वो उस मुद्रा में आ जाते हैं कि जहां पर उसको भोजन पचाने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग जो है वो स्वस्थ बनेंगे, आपका भोजन अच्छे से पचेगा। अब आप कहोगे जी ये तो देखते हैं, करते नहीं करते। मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है। आप कहोगे जी तो किसी शादी में जाएंगे, नीचे बैठ के खाएंगे तो लोग कहेंगे गंवा रहे हैं लोग। तो मैं ये कहता हूँ, मेरे गांव से पहले हमारे घर में कोई फंक्शन होता था तो अगर गांव के व्यक्ति आकर जमीन पे बैठ के खाता था तो हम सोचते थे वो कितना गंवा रहा था। अब पता लगा गंवा तो हम है जो खड़े होके खा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं पता, बुफे सिस्टम। बुफे पता किससे आया है? बुफे का मतलब बुफेलो, भैंस की तरह खड़े होकर खाना। अब गांव में आप ध्यान करना, जितने भी काम होते थे सारे बैठ के होते थे। सुनार बैठ कर बेचता था गहने, बढ़ई बैठ के काम करता था, किसान बैठ के काम करता था, और जितने भी प्रोफेशन सब काम जो है बैठ के होते थे। खाना घर में बैठ बनाती थी महिलाएं, तो बैठ के बनाती थी। आज जितने भी लोगों के घर में खड़े होकर खाना बनता है, उन सब महिलाओं की कमर में और पैरों में दर्द शुरू हो गया। ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो कम से कम आप अगर बैठ के खाना नहीं बना सकते तो कम से कम बैठ के जमीन पे खा तो सकते हो। हमारा इंसानी शरीर ज्यादा देर खड़े रहने के लिए नहीं बना, इसलिए जितने भी भाई लोग बैठे खड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा बैठ जाइए। क्यों? हमारा शरीर ज्यादा देर या तो चलने के लिए बना है
बैठने के लिए बना है या लेटने के लिए बना है, खड़े होने के लिए नहीं बना। इसीलिए जब भी किसी बड़े बूढ़े कभी गांव में जाओगे आप, वो कहेगा पहले बैठ जाओ। जब भी कोई मेहमान आता है इसलिए पहले हम उसको बिठाते हैं, खड़े खड़े बात नहीं करते क्योंकि वो बुरा माना जाता है। हमारे पूर्वजों को पता था कि खड़ा होना अच्छा नहीं है, इसलिए बैठाकर आपकी सेवा, आपका खान पान, आपका आतिथ्य करने का नियम बनाया गया। हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतने इंटेलिजेंट है। उसका मैं उदाहरण धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो आज से आपके घर में डाइनिंग टेबल है तो बेच दो, नहीं बेच सकते तो कम से कम बिना डाइनिंग टेबल के खाना शुरू कर दो। आप देखोगे जिन लोगों का पेट बाहर है उनका पेट अंदर होना शुरू हो जाएगा। जिनका पेट बाहर है, नीचे बैठ के खाना खाने से पेट अंदर होना शुरू हो जाएगा, बिना कुछ किए, बिना किसी के पैसे दिए। बहुत ऊंचा था, उस पर ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये दूसरा नियम कि कभी भी खड़े होकर या डाइनिंग टेबल बैठ के खाना नहीं खाना। एक और नियम इसमें, हम अपमान जो है खाने का कभी नहीं करते। आप कभी खाने को लात मारते हो क्या? कोई नहीं मारता, लेकिन हम लोग अपमान करते हैं अनजाने में कि जब भी हम खड़े होंगे और डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, हम लोग जूते चप्पल पहन के खाना खाते हैं। और भोजन कभी भी जूते चप्पल पहन के नहीं किया जाता। अगर आप जमीन पे बैठ के खाओगे तो पहले चप्पल उतारोगे फिर खाना खाओ, लेकिन जब खड़े होते हैं तो जूते चप्पल के साथ खाना खाते हैं। ये विदेशी पद्धति है, विदेशियों की नकल करना छोड़ दो। विदेशियों पता है क्यों खाते हैं खड़े होके, क्यों डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, क्यों अंग्रेज हमारे देश में जब राज किया वो इसलिए खाते थे कि वो आलती पालती मार के बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि विदेशों में इतनी ठंड होती है कि उनके जोड़े इतने कड़क होते हैं कि अगर आप उनसे कहोगे कि आलती पालती मार के बैठ जाओ तो उनके लिए तो संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सारे काम जो अपने दिनचर्या के डिजाइन किए वो ऐसे डिजाइन किए कि उनको खड़े ना रहना पड़े या आधा बैठना पड़े। उनका जो टॉयलेट होता है वो भी हमारे देसी की तरह नहीं होता, वो भी सीट की तरह बनाते हैं, क्योंकि उनसे वैसे बैठना संभव ही नहीं है भारतीय तरीके से। तो ये उनकी मजबूरी है, उस मजबूरी को हमने अपना फैशन बना लिया। हमने घर में डाइनिंग टेबल लाने से पहले ये नहीं सोचा कि क्यों ला रहे हैं, जी उसके घर में है, पड़ोसी घर में, तो हमारे घर में भी होना चाहिए। बस ये होड़ चल रही है बिना अकल की। तो ये कृपया करके मत करिए। फिर दो नियम हो गए जिसका आप अगर पालन करोगे तो बहुत स्वस्थ रहेंगे। तीसरा नियम जो हम तोड़ते हैं वो ये कि हमारा जितना भी भोजन बनता है, मैं आपको उससे पहले एक बात बता देता हूं कि आज हम लोग जो है डायबिटीज, दिल्ली जो है खासकर देश की डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, मधुमेह की राजधानी बन चुका है। मतलब दिल्ली में डायबिटीज के बहुत ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। आपको पता है कारण क्या है? लाइफस्टाइल वगैरह तो है, लेकिन एक कारण तो हमने अपने घर में घुसा रखा है जानबूझ के। वो है शादी समारोह के टाइम हम खाना किसमें बनता है सारा का सारा? एल्यूमिनियम के बर्तनों में। अब ये जो एल्यूमिनियम नाम की बीमारी है ये हमारे घर में हम खरीद कर लाते हैं, और डायबिटीज और सांस के जो रोग हैं, टीबी, अस्थमा, इन सब में हम फंस रहे हैं। आप कहोगे वो कैसे? अब एल्यूमिनियम में क्या परेशानी? अब आप एल्यूमिनियम की परेशानी सुनेगा कि जिस इंसान को अपने घर में डायबिटीज और सांस के रोग करने हो वो जरूर एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाए। मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर घर में घुसा लिया। प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हो। अब महिलाएं सोच रही होगी अब ये प्रेशर कुकर भी बंद करवाएंगे क्या, खाना कैसे बनेगा? ये सवाल आएंगे, मैं उसका उत्तर भी दूंगा। आप लोगों की इच्छा है, आप अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हो या अड़े रहना चाहते हो कि नहीं जी हम तो ऐसे ही करेंगे, वो आपकी मर्जी है। मैं तो अपना पुण्य कमा के चला जाऊंगा आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता के। मेरे घर में पिछले 5 साल से प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं हुआ। आप कहोगे खाना कैसे बनता है? पहले मैं आपको एल्यूमिनियम के नुकसान बताता हूं। एल्यूमिनियम दुनिया का, वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे खराब मेटल है, बर्तन है जिसमें आप खाना बना सकते हो, रख सकते हो या स्टोर कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक भी आपको एल्यूमिनियम का बर्तन खाने के लिए प्रयोग करने की सलाह नहीं देते। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के जो बर्तन में खाना बनने से एल्यूमिनियम उसके अंदर घुल घुल के हमारे शरीर में आता है और ये सब बीमारियां करता है। आप कहोगे एल्यूमिनियम के फिर प्रेशर कुकर में खाना कैसे बनाएंगे? नहीं, उसके बिना कैसे बनाएंगे? आप हमेशा ध्यान रखना, हमारे देश में एल्यूमिनियम जिससे बनता है वो बहुत मिलता था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एल्यूमिनियम नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया।
उन्होंने क्या बनाया? मिट्टी के बर्तन, लोहा, कांसा, पीतल, ये बनाया। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको खाना अच्छा और स्वादिष्ट बनाना है, आप दाल खाते हो ना, दाल किस लिए खाते हैं हम लोग? कि हमको प्रोटीन मिले और भी कई जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मिले। लेकिन आपको पता है एल्यूमिनियम में जब आप प्रेशर कुकर में प्रेशर से वो दाल को सॉफ्ट कर लेते हो, उसके सारे के सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता आपको, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको एक खाने के लिए सॉफ्ट हुई दाल मिल जाती है, वो दाल पकती नहीं है, इसीलिए उसमें टेस्ट भी नहीं आता। गांव में जाके जब आप कभी हांडी की दाल खाओगे, आपको कितनी टेस्टी लगती है ना, बहुत स्वादिष्ट। वो इसीलिए कि वो धीमे धीमे पकती है, तो उसमें स्वाद भी आता है और पोषकता भी मिलती है, इसलिए बीमार भी नहीं पड़ते। तो जिन लोगों को चाहिए कि उनके घर में डायबिटीज खत्म हो जाए, डायबिटीज की दवाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाए, वो अपने घर में हो सके तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की हांडी में गैस के ऊपर खाना बनाए, नहीं तो पीतल में बनाए, नहीं तो लोहे की कढ़ाई में बनाए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अब आप कहोगे समय ज्यादा लगेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है तो सब चीजों के लिए टाइम निकल आता है। तब डॉक्टर की लाइन में लगने के लिए भी टाइम निकल आता है, केमिस्ट से पैसे, कभी से दवाई लेने के लिए भी टाइम निकल आता है, ट्रैफिक जाम में और बसों में, ऑटो में, गाड़ी में लग के ट्रैफिक जाम में फंसते हुए उसके लिए भी टाइम निकल आता है, छुट्टी लेने के लिए ऑफिस से उसके लिए भी टाइम निकल आता है, सबके लिए टाइम निकल आता है। लेकिन कब? जब आप बीमार पड़ जाते हो। उससे पहले आपको लगता है चलो जैसी जिंदगी चल रही है चल लेने दो। अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बंद कर दोगे तो ये सब टाइम आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप कहोगे तो झंझट बहुत है, सिलेंडर भी ज्यादा लगेगा। आप ये ध्यान रखना, आपका साल में 3, 4, 5 सिलेंडर, मैं कहता हूं 10 सिलेंडर भी ज्यादा लग जाए, लेकिन वो उस पैसे से हमेशा कम होगा जो आप 4-5 दिन हॉस्पिटल को चक्कर लगा के खर्च कर देते हैं। एक दिन 2 दिन एडमिट होना पड़ जाए, आपको पता है 5-10 हजार तो यूं लग जाते हैं आजकल। और डॉक्टर आज की डेट में आपको अगर 2 दिन भी रुकना होगा तो आपको 5 दिन रोक लेगा और उसका बिल बिठा देगा, तो वो सिलेंडर से कहीं सस्ता पड़ेगा आपको। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करना बंद कर दो। हमारे पास खूब पैसा आ जाता है जब हम बीमार होते हैं, बीमार नहीं होते तो थोड़ा सा पैसा और कम खर्च कर लो, लेकिन बीमार मत करो, ये हमको सोचना है। क्योंकि आज मैं एक बात महिलाओं को ज्यादातर ये मैं इसलिए बोलता हूं कि महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी केमिस्ट की शॉप उनके हाथ में है, वो है रसोई। वो सबसे बड़ी केमिस्ट शॉप की केमिस्ट है, वो सबसे बड़ी, जो घर में वो बना के दे देंगी, हस्बैंड, पति, जो बच्चे हैं, माता पिता, सास ससुर खा लेंगे। तो ये झंझट लेना पड़ेगा आपको, ये टाइम लगाना पड़ेगा। हमारी दादी नानी बहुत समय लगाकर अच्छे से खाना बनाती थी, तभी 100-100 साल जीने वाले लोग पैदा होते थे। लेकिन फिर कहेंगे कि नहीं जी ये तो और झंझट है। तो मैं आपको एक कड़वी बात बोलूंगा, माफ करिएगा ये बात बोलने के लिए, कि सिर्फ करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपको साल भर अच्छे भोजन, अच्छी तरह से भोजन बनाने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम का बर्तन जो है वो अपने घर से निकाल दीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए। लोहे की कढ़ाई में, पीतल में, मिट्टी की मांगोगे तो हमारे यहाँ पर भाई जी बैठे हैं, ये मिट्टी के कुम्हारों का रोजगार बढ़ाने के लिए मिट्टी के बर्तन भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। लाजपत नगर में है इनका केंद्र है, आप इनको संपर्क करिएगा, ये आपको मिट्टी की हांडी भी दिलवा देंगे, लेकिन स्वादिष्ट खाने की आदत आए। तो ये तीसरा नियम है जो हमारा टूटा है। तो हम शादी के समारोह में एल्यूमिनियम में तो खाना बना, नियम टूटा, लेकिन हमने घर में भी वो रोज नियम तोड़ा, तो इसीलिए हम लोग डायबिटीज के चक्कर में फंस गए। और वैसे इतना प्रदूषण है तो टीबी, अस्थमा ये और दिक्कत होने वाली है, एल्यूमिनियम से भी और ये प्रदूषण से भी। बात समझ में आ रही है? मैं मुश्किल और भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ, तो मैं इसके बाद जो चौथा नियम जो है वो है बहुत महत्वपूर्ण है। कि आपको शायद पता होगा कि हमारे देश में आजकल जोड़ों का दर्द, हृदय रोग और ये सब बहुत होने लगे हैं, और दुनिया में भारत जो है हृदय रोगों में, दिल की बीमारियों में नंबर 1 है, नंबर 1।
हार्ट अटैक वगैरह जो पहले हम सोचते थे कि अमीर अमीर लोगों को आता है, आजकल किसानों को भी हार्ट अटैक आने लग गया। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? शादी समारोह में जितना भी भोजन बन रहा है और हमारे घरों में भी जो भोजन बन रहा है, वो सारा का सारा भोजन जो है रिफाइंड तेल में बन रहा है। रिफाइंड तेल में बन रहा है। आप कहोगे अब इसमें क्या परेशानी है? तो मैं आपको एक गांव की, भिवानी की एक बूढ़ी महिला जो अनपढ़ थी, अंगूठा टेक थी, लेकिन उसने हमें एक ऐसी बात बोली जिसको सुनकर हम जो 1 घंटे में समझाते थे तेल के बारे में, उसने 1 लाइन में वो सारी बात खत्म कर दी। एक बूढ़ी महिला, अनपढ़ महिला, गांव भिवानी में, वहां पे हम ऐसे लेक्चर देने गए थे। तो शाम को हम खाना खा रहे थे उनके घर पे, तो हमने उनको खाना खाते खाते ऐसे जानबूझ के बोला कि माता जी आपने तेल कौन सा इस्तेमाल किया इसमें? कहती बेटा मैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि अरे ऐड तो टीवी में आता है रिफाइंड तेल का, आप कर रहे हो सरसों का तेल इस्तेमाल, ये कैसे होगा? कहते बेटा जिस तेल से, अब आप सोचिएगा उसने क्या बोला, अब इस बात पे ध्यान देना। उसने बोला जिस तेल से मैं अपने पोते की मालिश नहीं कर सकती, उस तेल को मैं खा भी नहीं सकती। अब आप इस बात की गहराई को समझो कि 1 लाइन में वो बूढ़ी माँ क्या बोल रही है। वो ये कहना चाहती थी कि क्या, मैं आपसे पूछता हूं, उनका कहने के बाद आपसे, आप लोग रिफाइंड तेल कितना ही अच्छा हो, कितनी अच्छी कंपनी का हो, क्या आप अपने सर पे रोज जब नहाने के बाद रिफाइंड तेल लगाते हो? कोई भी मुझे हाथ खड़ा करके बता दे कि मैं रिफाइंड तेल लगाता हूं, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका ऐड आता है। आप रिफाइंड तेल लगाते हो सर पे? रिफाइंड तेल लगाते हो? छोड़ दो मेरे भाई। आप मैं बताने वाला हूं क्यों। आप अगर रिफाइंड तेल अपने हाथ पे लगाओ कभी, और दूसरे हाथ पे सरसों का तेल, तिल का तेल या मूंगफली का तेल, जो कच्ची घानी का तेल होता है, आप वो लगाओ, आप देखोगे रिफाइंड तेल जो है आपकी शरीर जो है वो सूखेगा ही नहीं, वो चिप ऊपर ही रहेगा। लेकिन जो सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या नारियल का तेल होगा, वो आपका शरीर सूख लेगा। क्यों? आपके शरीर को पता है कि सही चीज क्या है। तो ऐसे ही ये रिफाइंड तेल जो आप शरीर के ऊपर लगाने के लिए भी ठीक नहीं है, उसको अगर खाओगे तो आप बीमार ही पड़ने वाले हो, कोई नहीं बचा सकता। तो आप कहोगे कौन सा तेल? आपके लोकेलिटी में मिलने वाला सरसों का तेल अगर आप कोल्ड से निकलवा सकते हो, वो सबसे बढ़िया तेल है, सबसे बढ़िया तेल। हृदय रोगों से अगर बचना है तो सरसों का तेल खूब खाओ, मूंगफली का तेल खूब खाओ, तिल का तेल, लेकिन कच्ची घानी का, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, डालडा, ये सब कृपया करके मत खाइए, ये किसी काम का नहीं है। आजकल ऑलिव ऑयल एक और बीमारी आ गया। ऑलिव ऑयल हम सोचते बड़ा अच्छा है, ऑलिव ऑयल 800-900 रुपए लीटर आता है, लेकिन हम लोग इंपोर्टेड, सारा का सारा इंपोर्टेड है, दूसरे देशों से आता है। तो हम लोग इंपोर्टेड सामान के पीछे इतने पागल हैं कि हम लोग 100-200 रुपए लीटर सरसों का तेल नहीं खरीदते, 800-900 रुपए लीटर ऑलिव ऑयल खरीदते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऑलिव ऑयल में अपने आप में कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो आपके देश के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज आपके देश में नहीं उगती वो आपके काम की है ही नहीं, भले कितनी ही अच्छी हो। आप कहोगे ऐसे, इसका क्या मतलब हुआ? आज का उदाहरण देता हूं। आप लोगों में से कोई भी नारियल का तेल अपने खाने में प्रयोग करता है? आप क्यों नहीं प्रयोग करते? इसीलिए कि नारियल जो है वो साउथ इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से उसका तेल ठीक बैठता है, दक्षिण भारत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन है तो आपका ही देश, लेकिन सिर्फ क्लाइमेट डिफरेंट है, पर्यावरण उसका अलग है। तो आप लोग जो है वो नारियल का तेल नहीं इस्तेमाल करते दिल्ली में। तो मुझे बताओ, जो आपके देश में ही नहीं उगता उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि नारियल का तेल आपको नहीं जचेगा, तो ऑलिव ऑयल कैसे जच जाएगा 800-900 रुपए लीटर? इसलिए जच रहा है आपको कि इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड हर चीज अच्छी नहीं होती, हर चीज या कोई भी चीज अच्छी नहीं है। जो इंसान विदेश आके वापस आता है उसको भी दिमाग ही खराब होकर आता है, फिर वहां की उल्टी सीधी बकवास इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आज ही अपना जो तेल है वो बदल दीजिए। घर में अगर 10 लीटर तेल भी रिफाइंड रखा है आपने जमा करके, उसे नाली में बहा दो, वो उसी लायक है नहीं, उतने की बीमारी करने वाला है आपको। मैं लिख के देता हूं। तो आपसे निवेदन है, रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, डालडा बंद कर दीजिए। गाय का देसी घी इस्तेमाल कर सके तो सोने पे सुहागा।
बहुत अच्छा मिल सकता है, जगह जगह मिलता है आज के डेट में, बहुत लोग काम कर रहे हैं, वो उसे बचाएगा। हमारा देश सिर्फ इस रिफाइंड तेल के कारण ही दुनिया में हृदय रोगों में नंबर 1 बना हुआ है। खाओगे सब में चीनी, बेतहाशा चीनी, सैकरीन जो मीठापन का अनुभव देती है, बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, ये सब इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको आज करने वालों की चीनी बंद कर दूं। बंद करना और चीनी बंद करना दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि चीनी जो है वो बहुत नुकसान करती है। गुड़, आपको पता है चीनी किससे बनती है? गन्ने के रस से, ठीक है। गुड़ किससे बनता है? गन्ने के रस से। तो आप कहोगे कि फर्क क्या है, दोनों ही गन्ने के रस से बनते हैं। बात समझना इस बात को, जो अब मैं बात करूंगा विदेशी और देसी की, स्वदेशी की। क्या मतलब है? हमारे पूर्वजों ने जब गन्ने का रस निकाला तो उससे गुड़ बनाया, चीनी कभी नहीं बनाई। अंग्रेजों ने जब गन्ने का रस निकाला तो उसमें से उन्होंने चीनी बनाई। अब आप कहोगे फर्क क्या हुआ? फर्क है सभ्यता का। उन लोगों ने जब चीनी बनाई तो उसमें से एक केमिकल निकल गया, उस केमिकल का नाम है फास्फोरस। और जब गुड़ बनाया हमारे पूर्वजों ने, उसमें वो केमिकल फास्फोरस ही भरपूर होता है। अब होता क्या है, अगर आपने खाना खाने के बाद 1 चम्मच चीनी खा ली तो वो चीनी जो है खुद भी नहीं पचेगी और आपके खाने को भी नहीं पचने देगी। और जहां गुड़ है, अगर खाने के बाद आपने 1 डली गुड़ खा लिया तो खुद तो पचेगा, आपके खाना पचाने में भी पूरी ताकत लगा देगा। और जब आपको खांसी होती है, जुकाम होता है, गला खराब होता है, और दिल्ली के लोगों के लिए तो मैं बता दूं, जितनी धूल झड़कता है, प्रदूषण आपके शरीर में जा रहा है, उसको ठीक करने का एक सबसे सरल उपाय है गुड़ खाना। क्योंकि जो फास्फोरस केमिकल मैंने बताया जो गुड़ में होता है, चीनी में नहीं होता, वही है जो आपका गला जो खराश हो रही है, गला आपका खराब है, वो ठीक करता है। तो कितने इंटेलिजेंट थे हमारे पूर्वज, उन्होंने गुड़ बनाया, चीनी नहीं बनाया। और कितने मूर्ख थे अंग्रेज, उन्होंने चीनी बनाई, गुड़ नहीं बनाया। तो आप समझो इस बात को कि विदेशियों की नकल करना छोड़ देना है। मीठे में क्या खा सकते हो? गुड़ है। आप लोग घर में चीनी की जगह क्या इस्तेमाल करें? मेरे घर में धागे वाली मिश्री इस्तेमाल होती है। अब हम करते हैं जय श्री कृष्ण, किसी से मिलेंगे जय श्री कृष्ण, राधे राधे, लेकिन करते क्या है? श्री कृष्ण के जीवन का हम पालन भी नहीं करते। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई चीजें सिखाई हमको। बचपन में क्या सिखाया? माखन मिश्री चुरा चुरा के खाते थे, तो ये सिखाया कि बच्चों के लिए माखन मिश्री बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम सिर्फ जबान से राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, उनके जीवन पे ध्यान नहीं देते। भागवत सुन ली, रामायण सुन ली, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सुन के ताली बजा के चले जाते हैं, सीखते कुछ नहीं। बड़े होकर ये जब नंदगांव में थे तब उन्होंने सिखाया कि गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गाय का दूध, गाय का घी, वो सब पीने में हमको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि अमूल मदर डेयरी का बड़ा अच्छा लगता है, जो विदेशी गाय का है, जिससे कैंसर होने का खतरा है। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि अपने जो भगवान जिनको हम बोलते हैं, उनके जीवन का अपने जीवन में कुछ तो पालन करें। तो कम से कम चीनी की जगह धागे वाली मिश्री इस्तेमाल करना शुरू कर दो, देसी खांड इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आप देखो घर में कई सारी बीमारियां भाग जाएंगी। तो मीठा मत बंद करो, खूब खाओ, लेकिन चीनी के रूप में मत खाओ, मैं ये कहना चाहता हूं। इसके बाद अगला एक नियम बताता हूं मैं आपको, जो तोड़ते हैं, जिसका महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। वो ये है कि हम लोगों के घर में जो भी नमक इस्तेमाल होता है, नमक, वो नमक आजकल हम सारा का सारा किताबी ज्ञान के कारण, जो नकली ज्ञान है किताब का, उसके कारण आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं। अब हमको कहेगा आयोडीन युक्त नमक में क्या परेशानी है? आयोडीन युक्त नमक की अपनी परेशानी क्या है कि जो हमको ये तो बता दिया कि आयोडीन की कमी से हमको वो घेगा हो जाएगा, गोल्टर हो जाएगा, बच्चे जो है गर्भ में मंदबुद्धि पैदा होंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आप अगर आयोडीन की अधिकता शरीर में हो जाएगी तो क्या होगा। क्योंकि हमारा हर जगह हम आयोडीन का नमक बाहर खा रहे हैं तो उसमें आयोडीन, घर में खा रहे हैं तो आयोडीन, शादियों में खा रहे हैं तो आयोडीन। उस आयोडीन की अधिकता से पता कौन सी बीमारी हो रही है जो आपने 20 साल पहले सुनी भी नहीं थी? वो बीमारी है थायराइड की। थायराइड की बीमारी है ना, कभी सुनी थी किसी ने 20 साल पहले? महिलाओं को तो सबसे ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे जी अब इस नमक की जगह क्या करें? अभी नवरात्र चल रहे हैं, आप सब लोग अपने खाने में कौन सा नमक प्रयोग कर रहे हो? सेंधा नमक। लेकिन आप जैसे ही नवरात्रे खत्म होंगे, आप नमक शुरू कर दोगे टाटा का, आयोडीन युक्त नमक। अब मुझे एक बात बताओ, समझदारी से एक बात बताओ,
कि आपको पता है कि व्रत में वो नमक नहीं खाना, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं पता है कि कुछ तो गलत है उसमें। तो भाई जो नमक भगवान की भक्ति के टाइम खाते हो वो उसके बाद भी खा लो। तो हम जब थायराइड का इलाज करते हैं, सबसे पहला उसका थायराइड का इलाज की बिना दवाई की जो पद्धति है वो क्या है कि आप घर में नमक सेंधा इस्तेमाल करना शुरू कर दो। लाहौरी नमक, ढेले वाला नमक, काला नमक, ये इस्तेमाल करना शुरू करो। ये जो प्रोसेस किया हुआ फ्री फ्लो नमक है, ये केमिकल मिलाकर इसको फ्री फ्लो बनाया गया है। नमक फ्री फ्लो होना ही नहीं चाहिए। नमक का तो गुण ही है कि नमी को सोखना। अगर वो नमक आपने रख दिया और नमी नहीं सोख रहा, मतलब उसमें कुछ बहुत बड़ी कमी है। तो ये ध्यान रखना कि आप अपने घर में ये सेंधा नमक इस्तेमाल आज से करना शुरू कर दो। जीवन भर आपको ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपके बच्चों को भी कभी नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है आपके लिए। तो आप लोग ये ध्यान अगर देंगे कि मैंने जो नियम बताए, शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, ये नियम मेरे नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं ये नियम भूल सकता। ये 3000 साल पहले के नियम है, 3000 साल पहले के, जिनको हमारे श्री राजीव दीक्षित जी ने पढ़कर रिसर्च करके ढूंढा, दुनिया को बताया, फिर हमको बताया, हमने उनको आपको बताया। तो आप अपने घर में लागू करो और अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताओ, तभी ये देश हमारा स्वस्थ बन पाएगा। बीमार लोग कभी भी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, ये लिख कर ले लीजिए। आपको देश का कोई काम करना है, आपकी कमर में दर्द है, आप कहोगे मैं तो नहीं जा रहा, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपको स्वस्थ होना जरूरी है। मोटापा घटाइए। अभी मैं पानी पीने के 4-5 तरीके बताऊंगा, आप देखोगे मोटापा कम करना बच्चों का खेल है, बच्चों का, और थोड़ा समय देना पड़ेगा। कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, मैं कोई योग नहीं करता, मैं कोई व्यायाम नहीं करता, मैं सिर्फ ये जो नियम बता रहा हूँ इनका पालन करता हूँ। अब मानेंगे नहीं, कल शाम तक मुझे बहुत खांसी थी, जुकाम भी था। आज मैं आपके सामने व्याख्यान दे रहा हूँ, आपको लग रहा है मेरा जुकाम है, मैंने सिर्फ पता है क्या किया, थोड़ा बहुत तगड़ा होगा आपको। क्यों? ये मेरा कफ निकलने का टाइम है, जो शरीर में कफ जमा हो जाता है ये उसका टाइम है। जब आपकी खांसी होती है तो शरीर कह रहा है कि बलगम को निकलने दो, बलगम को। हम क्या करते हैं, वो कफ सिरप पीकर उसको खांसी को दबा देते हैं। कभी नहीं करना। जुकाम आ रहा है, नाक बह रही है, बहने दो, कफ को बाहर निकलने दो, ये शरीर की सफाई हो रही है। हम सीधे डॉक्टर के पास बच्चों को लेके भागेंगे, मत भागिए। ये शरीर का अपना तरीका है सफाई करने का। ये दवाई खा के एक दिन में बुखार ठीक कर लेना, मैंने पता है क्या किया, गर्म पानी पी रहा हूँ कल से, बिल्कुल जैसे चाय का गर्म पानी होता है वैसा, बिल्कुल उबलता हुआ पानी घूट भर के पी रहा हूँ। एक दिन में जुकाम ठीक हो गया, एक दिन में आपके सामने बोलने लायक भी हो गया। ये ताकत है हमारे आयुर्वेद की, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। गुड़ खाने, गुड़ रोज खाता हूँ, हल्दी का दूध रोज पीता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए कि ये हमारी जो दादी नानी जो हमको सिखाती थी वो ऐसे ही नहीं था। 3000 साल पुराना ज्ञान है जो उनकी माँ ने सिखाया, उनकी माँ को उनकी माँ ने सिखाया। तो हमने क्या सीखा? किताबों में पढ़ के। हमको लगता है किताबें जो है वो सही है। तो आप लोग अब जो शादी समारोह का एक और खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज। अब बच्चे जो है, आपको पता है हमारे देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जान बचाने के लिए भी सरकार को हमारा चालान करना पड़ता है। पता है कैसे? आपको बाइक पे हेलमेट लगाने के लिए जबरदस्ती कहा जाता है हेलमेट लगा लो, नहीं तो मर जाओगे एक्सीडेंट होते, नहीं लगाओगे तो चालान देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हेलमेट ना पहनना पड़े। हम अपने आप को बहुत समझदार कहते हैं, लेकिन असल में मनुष्य जो है बहुत मूर्ख है, बहुत मूर्ख। ऐसे ही जब तक सरकार ने मैगी को बैन नहीं कर दिया, हमने मैगी नहीं खाना छोड़ा। हमको पता था मैगी में कुछ गलत है, लेकिन हमको क्या लगता है, सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं, भूख लग रही है। अब आज की दिन देखो, कड़वी बात मैं बोलूंगा, माफ करना ये बात बोलने के लिए, कि जिस घर में वीडियो नहीं बन रही बच्चों को सुबह सुबह रोटी, पूरी, सब्जी या कुछ ऐसे बना के देने के बजाय अगर बच्चों को जो है मैगी माँ बना के खिलाती है या ब्रेड खिला देती है, तो मैं माफ करिएगा ये बात बोलने के लिए, उस घर की माताएं या बहनें थोड़ी आलसी है, थोड़ा आलस है।
क्योंकि आपको नहीं पता कि अनजाने में जो ये जो मैदा आप खिला रहे हो, ये मैदा उन बच्चों को कितना अहित करेगा आप सोच भी नहीं सकते, कितना अहित करेगा। मैं उसका उदाहरण देना शुरू करूंगा, तो जब मैं उदाहरण देना खत्म करूंगा तो आप तब तक अपने कान पकड़ लोगे कि मैदा तो अपने बच्चों को नहीं खिलाए, इतना खतरनाक है मैदा। और ये मैगी का उसी का एक स्वरूप है। मैदा जो है, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आगे जाके कब्ज के मरीज बने, डायबिटीज के मरीज बने, मोटापे का शिकार हो जाए, आगे जाके किसी का खून करने से भी ना हिचके, अगर उसकी गाड़ी किसी गाड़ी से टच हो जाए तो दूसरे को जान से मार दे, क्योंकि ये जो मैदा है जब आपके बच्चे के शरीर में जाती है तो ऐसे केमिकल्स आते हैं आपके बच्चे के शरीर में, पैदा होते हैं जो उसको आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ाते हैं। इसीलिए आज की डेट में जो बच्चे जितने भी ये बड़े हुए हैं मैगी, चाउमीन, मोमोज खा खाकर, उन सब के बच्चों में हिंसा इतनी भरी हुई है कि वो किसी 2 मिनट किसी की बात नहीं सह सकते, अपने ही माँ बाप को बुरा कहते हैं, अपने ही माँ बाप को मारने को तैयार है। ये कलयुग महाभारत काल से, ये कलयुग अब नहीं आया। हम कहते हैं जी कलयुग आ गया, कलयुग तो महाभारत से था, तब क्यों नहीं होता वैसा, अब क्यों होने लगा? क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को खान पान में सिर्फ उनकी जिद पूरी करने के चक्कर में उनको चाउमीन, मैगी, नूडल्स, मोमो ये सब खिलाने शुरू कर दिए। लेकिन जब सरकार ने कहा कि अरे इसमें तो बहुत खतरनाक केमिकल है, अब कोल्ड ड्रिंक जो है, हम सबको पता है कोल्ड ड्रिंक के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक कल से बंद हो जाए, पेप्सी, कोका कोला, तो आप लोग जिंदा ऐसे नहीं कि मर जाएंगे हम लोग, ऐसा कुछ कोई जरूरत नहीं है कोल्ड ड्रिंक की। लेकिन हमको पता उसमें जहर भी बहुत सारे हैं, बहुत लोग बोलते हैं, हम सोचते छोड़ो, लेकिन जब तक सरकार बैन नहीं कर देगी हम कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं छोड़ेंगे, कसम खा रखी है। ये कोल्ड ड्रिंक इतना बड़ा जहर है, ये मैदा इतना बड़ा जहर है कि हम लोगों के बच्चे जो है ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, ये सब कहीं से टूट जाते हैं इसको पीकर, नाचते हैं, गाते हैं, 10 करोड़ रुपए लेके, 20 करोड़ रुपए लेकर हमारे घर में टीवी में आकर हमारे बच्चों को ये जहर बेच कर जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उस अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फैन हैं कि अगर कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन का फोन आ जाए तो आप कहोगे अरे अमिताभ बच्चन जी आपकी आवाज सुन ली, अब तो मैं चैन से मर सकता हूं। और मैं इन लोगों को राक्षस बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, मैगी, ये जितनी बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये अपने बच्चों को कभी नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने बच्चे हैं। लेकिन आपके बच्चों को बेचकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, उनको क्या लेना देना आपके बच्चे मरे या जिए। और आप लोग उनके फैन बने घूमते हो, क्रिकेटर्स के फैन बने घूमते हो, उनकी जय जयकार करते घूमते हो, शराब का ऐड वो करें, सिगरेट का ऐड वो करें, और आप लोग आपके फैन बन जाते हो। कितने रन बने हैं? इसी गुस्से की वजह से पिछले 10 साल से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है ये क्या हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। तेंदुलकर जी से मैं इज्जत के साथ एक बात पूछता हूँ कि क्या वो घूस खा कर इतने बड़े क्रिकेटर बने क्या? लेकिन क्या बोलते हैं, घूस इज द सीक्रेट ऑफ माइंड। क्यों? 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आपको पता है अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले ये बात बोली कि मुझे 2001 में 4th क्लास की एक बच्ची ने ये प्रश्न पूछा कि अमिताभ जी ये जो पेप्सी का आप ऐड करते हुए तो बच्चों के लिए जहर है, फिर आप ऐड क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने उस बच्चे की बात सुनने के बाद पेप्सी का ऐड करना छोड़ दिया। लेकिन उनको ये बात कहने में 11 साल लगे। 11 साल से क्यों नहीं बोले? क्योंकि 11 साल तक उन्होंने पेप्सी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि पेप्सी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, करोड़ों रुपए देने पड़ जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि करोड़ों रुपए के एवरेज में 11 साल तक उनका अगर 11 साल पहले बोल देते तो शायद हो सकता था हमारे देश के बच्चे पेप्सी ना पीते, कोका कोला ना पीते, जहर नहीं पीते, बीमार नहीं होते। क्योंकि ये पेप्सी, कोका कोला इतना बड़ा जहर है कि महाराष्ट्र में कई किसान अपने खेत के कीड़े मारने के लिए उसमें पेप्सी छिड़कते हैं। अगर आपको अपने घर की टॉयलेट साफ करनी है, वॉश बेसिन साफ करना है, आप हार्पिक की जगह उससे पेप्सी और कोका कोला से साफ करने लगो, वो उससे भी बेहतर तरीके से साफ कर देगा। इतना खतरनाक चीज है।
लेकिन हम लोग जब तक सरकार बैन नहीं करेगी हम तो जहर नहीं खाना छोड़ेंगे। और आपको शायद नहीं पता कि बहुत सारा पैसा देकर या अपनी रिपोर्ट को ठीक करा के मैगी का आज ही सुबह ऐड आया कि मैगी तब भी सेफ थी, मैगी अब भी सेफ है, आप खूब खाओ और हम फिर खाना शुरू कर देंगे। तो हम लोगों में क्या इतनी बुद्धि नहीं है कि जो चीज एक बार बंद होने का कारण था उसको फिर से खाएं? तो आज ये मोमोज, माफ करिएगा, ये सब जो बेचने वाले, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिकता है तो वो भी बेचते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन आपके बच्चे जो है ये अपने हैं, कृपया करके उनको धीमा जहर मत खिलाइए, क्योंकि हमारी देश की सरकार को कुछ नहीं पड़ा, इन मल्टीनेशनल्स को कुछ नहीं पड़ा। आपने देखा होगा जितने भी मॉल हैं उन मॉल की कॉर्नर शॉप वाइन एंड बियर शॉप बन गई है। पता है ना आपको, पहले दारू के ठेके के सामने से निकलते लोग शर्माते थे, आज हर मॉल के कोने पे वाइन एंड बियर शॉप खुल गई है और उस ठीक शॉप के सामने बच्चों के झूले लगे हुए हैं। मतलब आपके बच्चे वाइन एंड बियर देखने के आदी हो गए हैं, उनको वाइन एंड बियर देख के कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आगे जाके पीने में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सरकार और मल्टीनेशनल को नहीं पड़ा तो कम से कम आप तो सिखा सकते हो अपने बच्चों को। आप तो कम से कम अपने आदर्श ऐसे भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, ऐसे लोगों को बना सकते हो अपने आदर्श कि कम से कम बच्चा ही देखेगा, अरे पापा तो अमिताभ बच्चन के फैन हो तो मैं भी बन जाता हूँ, अमिताभ बच्चन मैगी बेचेगा तो चलो मैगी खाता हूँ। तू करेगा, वो बेचारा आपकी सिखाए में चल रहा है। तो ये बच्चे जो हैं आगे जाके अपराधिक प्रवृत्ति के ना बने, उनमें मोटापा ना आए, ये सब चीजें ना आए। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने की तैयारी आप लोगों ने कर ली है। अगर आप ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही पानी बर्बाद किया, ऐसे ही हवा बर्बाद की, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो ये लोग तो आगे जाके हमारा श्राद्ध भी नहीं करेंगे कि ऐसे पूर्वज। मैं अपने पूर्वजों को इंटेलिजेंट बोलता हूं, लेकिन ये जो है हम लोगों को इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, कह रहे वो तो भोगवादी लोग थे। तो आपसे निवेदन है कि ये जंक फूड, अब आप कहोगे कि ये जो इतना मैदा की चीज है, हॉट डॉग, पिज्जा, बर्गर, मैकडोनल्ड का जो सब बिकता है, मोमोज, आपका ब्रेड, ये सब जो चीजें हैं ये किससे बन रही है? ये कुरकुरे वगैरह, ये सब, इसमें सब में कहीं ना कहीं मैदा है। तो हम हर चीज में मैदा, बिस्किट मैदा के बिना बनता ही नहीं है, हर बिस्किट में मैदा है। तो हम हर चीज में मैदा खिला रहे हैं, तो बच्चे कहां से स्वस्थ बनेंगे, कहां से स्वस्थ बनेंगे? अब हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा जंक फूड खा रहा है, सत्याग्रह। आपको पता है जंक का मतलब क्या होता है हिंदी में? मैं स्कूल के बड़े बड़े स्कूलों में जाके लेक्चर देता हूं, मैं पूछता हूं जंक का टीचर्स को नहीं पता होता जंक का मतलब क्या है। जंक फूड सुना है? कितने लोगों ने जंक फूड सुना है? नाम हाथ ऊपर करके बताइए मुझे। जंक फूड, अभी जितना भी भोजन है ना, ये कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा, माजा और ये पिज्जा, बर्गर, ये सब जंक फूड है। जंक का मतलब JUNK का हिंदी में मतलब होता है कूड़ा, कचरा। मतलब अगर मैं किसी को कहूं कि चलो रमेश जंक फूड खाने चले, और हिंदी में उसको अगर मैं बोलूं तो मतलब चलो कूड़ा खाने चले। हाँ, आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप पूछ रहे हैं किसी से भी, डिक्शनरी में ढूंढ के देख लो, आज घर जाने के बाद देख लेना अगर मैं गलत हूं तो। जंक का मतलब होता है कूड़ा, और जंक फूड का मतलब कूड़ा भोजन। तो हम समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग जानबूझकर एक चीज जिसका नाम ही कूड़ा है उसको शौक से पैसे खरीद कर खा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये पढ़ाई लिखाई हमको कचरा खाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को कचरा मत खिलाइए और खुद भी मत खाइए, क्योंकि पहले माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो बच्चों की छुड़वाओगे। खुद सिगरेट पीते हो तो बच्चों की कैसे छुड़वाओगे? और आपको शायद नहीं पता, जो एक अजीनोमोटो नाम का एक जहर है जो चाउमीन वगैरह सब में डाला जाता है, ये जहर ऐसा जहर है कि आपके बच्चों को ठस दिमाग बनाएगा, ठस बना देगा दिमाग को बिल्कुल। फिर हम कहेंगे हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, हमारे बच्चों को तो पढ़ाई समझ में नहीं आती, नंबर ही अच्छे नहीं आते। अरे क्या करेगा वो नंबर का? आपने तो उसको जहर खिला के उसके दिमाग को ठस कर रहे हो। चाउमीन, चल बेटा कोई बात नहीं, मेरे को रोटी बनाने में टाइम लगेगा तो चाउमीन ले, ये ले 10 रुपए, जा चाउमीन ले आओ, मैगी ले, मत करिए। उसे बहुत कुछ मिलता है, आपको शायद नहीं पता है। मैगी में तो इतनी चीजें मिलती हैं कि शायद जो मैगी के पीछे कुछ नंबर लिखे होते हैं,
635, 471, 330, ये सारे नंबर आपको बताते नहीं ये क्या है। इन सब में अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो एक 471 नंबर का कोड है कि जिसमें जिस प्रोडक्ट के पीछे वो 471 लिखा होगा, वो 635 लिखा होगा, मतलब यह है कि उसमें जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती है। तो हम लोग अंधविश्वास में शाकाहारी अपने आप को समझ के अंधविश्वास ही तो है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर हरी रंग की बिंदी देखेंगे तो हम लोग सोचते भी नहीं है और सोचेंगे तो शाकाहारी, और लाल बिंदी देखेंगे तो ये तो मांसाहारी है। भले वो मांसाहारी के ऊपर गलती से हरी बिंदी लगा दो तो आप शाकाहारी लोग भी उसको शाकाहारी समझ के खाएंगे, एक्चुअली में है वो जानवर की चर्बी। मैं सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास सबके प्रूफ है, इंटरनेट पे सब कुछ है, सब कुछ है। आप ढूंढेंगे तो इंटरनेट पे सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप ये समझिए इस बात को कि कितना खतरनाक हमारे बच्चों के साथ काम हो रहा है। ये तो बेचारे उनको कुछ भी नहीं देगा, ये तो हम जो करेंगे करेंगे। तो आप लोग आज कम से कम रामलीला देखने आए हो, एक तो आदर्श अपने जीवन में लेके आ जाना कि जो भगवान के किए हुए आदर्श काम है उनको पालन करना है, कि अपने बच्चों को जहर तो नहीं खिलाए, कम से कम धीमा जहर। तो आप लोग, ये हो गया भोजन के बारे में। मैं बोलने को तो 2 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन अभी कार्यक्रम शुरू होना है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा पानी पीने के। ये पानी पीने के 5 नियम जो है, ये ऐसे नियम है जो आप कहीं भी बैठ के जब पानी पी रहे हो तो आप कर सकते हैं। शुरू में इस बात से कहूंगा कि हमको पानी पीना नहीं आता। आप कहेंगे तो मैं बचपन से पानी पी रहा, हमको कैसे पानी पीना नहीं आता? अभी जब मैं 5 नियम बता दूंगा आपको पता लगेगा कि पानी आपको कैसे पीना नहीं आता। ये 5 नियम ऐसे हैं जो मोटापा से लेके कैंसर तक का आपको बीमारी से बचा सकते हैं। क्या है ये 5 नियम? पहला नियम है, ये भी 3000 साल पहले का नियम है। पहला नियम ये है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से और मोटापे से मुक्ति बहुत आराम से और बिना किसी एफर्ट के पानी है, तो आप लोग हमेशा ये नियम अप्लाई करिए कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना। क्यों? खाना खाने के तुरंत बाद पानी अगर पिएंगे तो वो खाना जो है वो पचेगा नहीं। एक श्लोक है इसमें कि भोजनान्ते विषम वारी, ये 3000 साल पहले का श्लोक, संस्कृत का श्लोक है। इसका मतलब पता है क्या है? भोजन अंते, भोजनान्ते, कि भोजन के अंत में विषम वारी, वारी मतलब पानी, वारी मतलब पानी जो है विष के समान है। भोजन के अंत में पानी विष के समान है। क्यों? क्योंकि आप जब खाना खाते हो, वो खाना पता है क्यों खाते हो? क्योंकि आपके शरीर को बनना है। शरीर कैसे बनेगा? जब खाना पचेगा। लेकिन अगर खाना पचेगा ही नहीं तो शरीर अच्छा बनेगा? बन ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे विज्ञान क्या है। आपके पेट में एसिड होता है खाने को पचाने के लिए, ठीक है? जो आप खाना खाते हो वो उस एसिड में जाता है और उसको एसिड पचाता है, और उसमें से रस निकलते हैं। वो रस आपका रक्त बनाएंगे, आपकी हड्डियां बनाएंगे, मांस बनेगा, सारा शरीर बनेगा। लेकिन मान लीजिए वो खाना पचा ही नहीं तो क्या होगा? अब आप खाना खा रहे हो, आपको आसानी से आराम समझाता हूँ, थोड़ी और सरल करके समझाता हूँ। आपने खाना खाया, खाना पेट में गया, ऊपर से आपने 1 गिलास पानी पी लिया, ठंडा ठंडा, या कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो क्या हुआ? आपके जो पेट में जो एसिड है, तेजाब है, उसकी ताकत खत्म हो गई, उसकी ताकत खत्म हो गई। अब जो खाना आपके पेट में गया वो पच नहीं रहा, वो उस एसिड की ताकत खत्म होने की वजह से सड़ रहा है, सड़ेगा। और सड़ने के कारण क्या होगा कि आपके पेट में गैस बनेगी, बनती है ना? कितनी गैस बनती है? गैस बनेगी। तो जैसे वो गैस बनना शुरू होगी, आप सोच लीजिए आपने अपने जोड़ों को खराब करने की तैयारी शुरू कर दी, और जहर और बनेगा उस गैस के बाद। वो जहर आपको एसिडिटी में फंसाएंगे, फिर हाइपर एसिडिटी में फंसाएंगे, फिर अल्सर, पैक्टिक अल्सर, 103 बीमारियां गिनाई है, जिसमें एंड में कैंसर तक हो जाएगा अगर सालों साल आपने ये गलती की।
ये मैं नहीं कह रहा, ये ऋषि मुनि 3000 साल पहले कर गए। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना, ये नियम बनाया गया। अब आप कहोगे कि जी कब पानी पीना है, तो खाना खाने के 90 मिनट 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। आप कहोगे ये तो बड़ा मुश्किल है जी। ये इसलिए मुश्किल है कि आप लोग दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं। दिन भर में पानी बहुत कम पियोगे तो खाना खाते ही प्यास लगेगी लगेगी। दिन भर में खूब पानी पियो, किसने मना किया है? तो खाना खाने के 1.5 घंटे तक आराम से आप रह सकते हो। 1.5 घंटे में पाचन वगैरह सब होके कंप्लीट हो जाएगा और आप देखोगे जिनका खाना पच जाएगा उनको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं मिलेगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल अगर रिपोर्ट में आया है, मैं आज कहता हूं आप खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना शुरू कर दो, बिना दवाई के कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। फ्री की दवाई, फ्री का भगवान ने दिया है। और जितने भी लोगों को एसिडिटी है वो आज इस नियम को शुरू करते हैं, हफ्ते भर के अंदर के आप देखोगे कि ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। करके तो देखिए, मेरी बात पे विश्वास मत करिए, मुझसे आप पहली बार मिल रहे हैं, करके तो देखो। करोगे तभी तो पता चलेगा कि वीरेंद्र सही कह रहा है गलत कह रहा है। करे बिना कुछ नहीं होगा, मैंने करके देखा है। इसके बाद दूसरा नियम, पहला नियम हो गया खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। और हाँ, अगर आपको ये नियम याद नहीं रहते हैं तो हमारे राजीव दीक्षित जी की आवाज में हमने कुछ सीढ़ियां उपलब्ध करवाई है जो 10 रुपए के मामूली कॉस्ट पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप वो ले लीजिएगा, वो सुन लीजिएगा। उसमें मेरे से भी बहुत अच्छे से राजीव दीक्षित जी ने बताया है। हम सीढ़ी बेचने नहीं आए, लेकिन आपको जानकारी देने आए कि आप अपने घर में भी सुन सको। ठीक है? तो दूसरा नियम है, अगर मोटापा कम करना चाहते हो तो आपको जब भी पानी पीना है, पानी सिप सिप करके पीना है। मतलब घूट घूट भर के पानी पीना है। ये जो तरीका है ना, फ्रिज खोला, बोतल निकाली, ये गट 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 पानी पी गए, ये सबसे गलत तरीका है पानी पीने का। क्यों? क्योंकि इस नियम से क्या होता है, हमारे मुंह की जो लार है, जो दवाई शरीर बनाता है, पता है आपको इस बात का? शरीर में 1 लाख ग्रंथियां हैं मुंह में लार बनाने के लिए। वो इसीलिए कि लार एक बहुत बड़ी दवाई है जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। वो लार बनेगी, वो लार पानी के साथ मिक्स होकर पेट में जाएगी तो आपका जो पेट है हमेशा दुरुस्त रहेगा। पेट के रोग होंगे ही नहीं, मोटापा भी फ्री में खत्म हो जाएगा। 150 किलो के लोग 70 किलो के हो गए इस नियम को करने से 6 महीने 1 साल तक। तो आप लोग ध्यान रखिए कि धीमे धीमे घूट घूट भर के, बच्चे पानी पीते ना, 1 घूट पिया, मुंह में घुमाया, फिर लेकर गए। मतलब आपका पानी तालू पे टच होकर अंदर जाना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो प्याऊ बनाया था ना, प्याऊ, आप सोचिए प्याऊ जो है उसमें एक आदमी ऐसे करके पानी पिलाता रहता है। आप सोचिए कि क्या वो ऐसे नहीं कर सकता, गिलासों में पानी भर के रख दे और आप पीते रहो, उसको बार बार पिलाना ना पड़े। लेकिन हमारे पूर्वजों ने को पता था कि अगर गिलासों में पानी रख देंगे लोग ऐसे ही पीना शुरू कर देंगे। तो ये सोच लगाकर उन्होंने प्याऊ में देखा कि भाई एक को पिलाएगा, लेकिन ऐसे ही पिलाएगा, ऐसे पानी पीना पड़ेगा ओम लगा के, जिससे पानी धीरे धीरे अंदर जाए। और आपको एक और बात बता दूं कि आप अगर पानी ऐसे गटगट पियोगे तो एक परेशानी या बीमारी है हार्निया, वो जरूर हो जाए। हार्निया अगर आपको नहीं, आप कहोगे वो कैसे हो जाएगा? पानी का झरना जब पत्थरों पे सालों साल गिरता रहता है तो पत्थरों पे भी निशान डाल देता है। ऐसे ही अगर आप 200 ml पानी, 300 ml पानी ऐसे करके सीधा पेट में डालोगे तो जो आपके पेट और आंख के बीच में एक झिल्ली होती है, पर्दा होता है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डायफ्राम, वो पर्दे के ऊपर वो पानी जो है वो जोर डालेगा। आपने रोज सालों साल अगर ये गलती करते रहोगे तो वो कुछ सालों बाद वो पर्दा फट जाएगा। वो फट जाएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, आंख का उतरना, मतलब हार्निया। तो क्यों पीते हो ऐसे पानी? भगवान ने मुंह यहाँ बनाया तो ऐसे पियो ना। अगर भगवान को पानी ऐसे डालना होता तो मुंह यहाँ पे बना देता ऊपर, लेकिन उसने मुंह यहाँ बनाया इसलिए कि पानी ऐसे जाए धीरे धीरे। समझना पड़ेगा हमको। तो पानी घूट घूट भर के पीना है तो मोटापा बहुत अच्छे से दूर होगा। जो पहला नियम है उसके साथ ये नियम मोटापा कम करने में और बहुत सारी बीमारियां कम करने में काम आता है। तीसरा नियम जो है वो ये है कि आपको कभी भी कितनी भी प्यास लगे, कभी भी बर्फ मिला ठंडा पानी नहीं पीना, चिल्ड पानी नहीं पीना। अगर जिसको चिल्ड पानी पीना है वो, लेकिन वही लोग पिए जिनको आगे जाके नहीं करनी है, वो ठंडा पानी ना पीना।
क्योंकि अगर ठंडा पानी पियोगे तो कब्ज होएगी ही, कोई नहीं रोक सकता। और अगर कब्ज हो गई तो आपके बीमारियों को शरीर में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो द्वार है उस चीज का कि बीमारियां आएंगी आएंगी। हम आर्थराइटिस का इलाज करते हैं तो आर्थराइटिस के इलाज के लिए एक शर्त होती है हमारी कि पहले कब्ज दूर करनी पड़ेगी, उसके बिना आर्थराइटिस समझाता हूं क्या होता है। वो बासी जो मुंह में होता है वो खराब चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी दवाई है, औषधि है, जो आपके शरीर में 1 लाख ग्रंथियों की सहायता से पूरी रात लग के बनाई है। मतलब जब आप सोते हो तो मुंह में 1 लाख ग्रंथियां जो है वो लार बनाती रहती हैं, वो जमा होती रहती है रात भर। तो जब सुबह उठते हो तो वो जो उसकी परतें हैं वो मुंह में होती हैं, वही आपको बासीपन लगता है। लेकिन असलियत में वो बहुत बड़ी दवाई है। वो इतनी बड़ी दवाई है कि अगर आपको कहीं कोड़ा फुंसी कुछ भी हुआ है, कोई स्किन की बीमारी हुई है, चर्म रोग हुआ है, उसको सुबह सुबह आप बासी फूल उस जगह पे लगा लो, आपकी बिना दवाई के 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी दवाई है। मैं बचपन में चाउमीन बहुत खाता तो मुझे 20 साल पहले चश्मा लग गया। ये चाउमीन मैदा खाने का नतीजा है चश्मा। अब मैंने ये नियम पालन 4-5 साल से कर रहा हूं तो मेरा 1 नंबर कम हो गया। अगर बच्चों को यह नियम अभी से शुरू करवा दो तो अगर बचपन में चश्मे लगे हैं तो उनका 2-3 साल में चश्मा ही उतर जाएगा। कि सुबह सुबह की लार इतनी बड़ी दवाई है। तो वो दवाई जहां लगानी है वहां लगाई और उसके बाद आपने पानी पी के पेट में ले गए तो आपका पेट कभी खराब ही नहीं होगा। इसीलिए सुबह सुबह पानी पीने के लिए बोला जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि रात को दांत साफ करके जरूर सोएं। और डायबिटीज के मरीजों से निवेदन है कि टूथपेस्ट तो गलती से भी ना करें, मंजन कर ले, नींद की दातुन कर ले, क्योंकि डायबिटीज है किसी के लिए भी टूथपेस्ट ठीक नहीं है। टूथपेस्ट के ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि अगर गलती से आपने ये टूथपेस्ट निगल ली तो जहर निकालने वाले डॉक्टर के पास भागो। कभी पढ़ना, उसको लिखा होता है साथ साथ। 6 साल से नीचे के बच्चों को तो गलती से भी नहीं देना, इससे दूर ही रखो। ये टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, इन सब के ऊपर ये लिखा होता है। कि हम लोग क्या करते हैं, टीवी में दिखाते हैं वो खूब सारा टूथपेस्ट लेकर हम रोज लगाते हैं झाग। तो आपसे निवेदन है, आपके दांत मजबूत सिर्फ इससे रहेंगे। और आपको पता है कोलगेट कंपनी अमेरिका की है और अमेरिका की कंपनी होने के बावजूद अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई दांतों के डॉक्टर की है। समझ रहे हो क्यों? दांत सबसे ज्यादा खराब होते हैं। तो मैं कहता हूं जिस देश की कंपनी है उस देश के दांत तो खराब ही नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी अच्छी है कोलगेट और पेप्सोडेंट, तब समझिए कि नकल करना, ऐड वगैरह देखकर चीज इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा कि मंजन इस्तेमाल करिए। आपको पता कितना बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। कोलगेट का 20 साल पहले मैंने ऐड देखा था, तो उसमें एक ऐड आता था जिसमें एक पहलवान जो है कोयले से अपने दांत साफ कर रहा है। तो तब पता क्या ऐड दिखाते थे ये लोग? तब दिखाते थे कि शरीर के लिए इतना कुछ और दांतों के लिए कोयला, आप हमारा कोलगेट इस्तेमाल करो, इससे आपके मुंह महक आएगी। आज ये मूर्ख लोग हमको मूर्ख बना के पता क्या करते हैं, हमारी कोलगेट में कोयला है, हमारी कोलगेट इस्तेमाल करो। 20 साल बाद उसी कोयले को अपनी कोलगेट में मिलाकर हमको बेच रहे हैं और हम सोच रहे हैं बड़ी अच्छी चीज होती है। तो 20 साल पहले गलत क्यों कहा था भाई तुमने? आप समझिए ये ऐड कितने मूर्ख बनाते हैं। आपको तेल बेचने के लिए कहते हैं आप अच्छी मां तभी हो जब आप रिफाइंड तेल में खाना बनाओगे, आप अच्छी पत्नी तभी हो जब रिफाइंड तेल में खाना बनाओगे। तो ये विज्ञापनों के इस चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि सुबह सुबह उठते ही पानी पिएंगे, बिना कुल्ला पानी करे पानी पिएंगे तो बहुत आपका हेल्थ ठीक रहेगा, मोटापा भी नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, 4 नियम हो गए। 5वां और आखिरी नियम कि अगर आप चाहते हो कि जीवन भर आपके घुटने सलामत रहें तो आप लोग हमेशा पानी जो है बैठ कर पीजिए। जिसके घुटने में दर्द रहता है वो आज से एक नियम करना शुरू कर दे कि पानी बैठकर, जमीन पे जैसे मैं बैठा हूं तो बहुत अच्छा, नहीं बैठ सकते तो ऊपर बैठ जाओ, ऊपर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ जाओ, सबसे बढ़िया है ऐसे आलती पालती मार के बैठना। अगर आप आलती पालती मार के बैठ के पानी पियोगे तो घुटने का दर्द अगर है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो घुटने कभी खराब नहीं होंगे। नहीं तो खड़े होकर पानी पिएंगे तो घुटने जरूर खराब होंगे।
और दूध, जिसके घुटने में दर्द है, दूध हमेशा खड़े होकर पीना है। कैसे पीना है? दूध में हल्दी डाली, उसमें थोड़ा सा घी गाय का है तो वो डाला, उसको फेंट के, जैसे हलवाई फेंटता है ना झाग बनाकर, अगर आप खड़े होकर पियोगे ऐसा दूध तो कभी भी घुटने की परेशानी नहीं होगी। तो ये 5 नियम है। कौन कौन से? खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, घूंट घूंट भर के पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, सुबह उठते ही पानी बिना कुल्ला किए पीना, और खड़े होकर पानी नहीं पीना। ये 5 नियम आप कभी भी कर सकते हो। खाना पीना तो चलो जब होगा तब होगा, लेकिन ये नियम अगर करोगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे। आपके स्वास्थ्य को कोई नहीं रोक सकता। अपनी नौकरी पे आप बिना छुट्टी लिए अच्छे से काम कर पाओगे, अपने टारगेट्स पूरे कर पाओगे, अच्छी कमा पाओगे और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाओगे। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। उससे बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है, उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, आप लोगों को रामलीला का आनंद लेना है, तो मैं चाहता हूं कि आप इन सबसे सीखिए। तो आप लोग इसका आनंद लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, लगे कि भाई ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए। आप हमेशा कभी भी मुझे कॉल करिए। मैं आज आपके बीच आके बात बोल रहा हूँ, इसका हम कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग पूरे देश भर में जाके समाज सेवा करते हैं, हमारा कोई पैसे कमाने का ध्येय नहीं है। लेकिन एक स्वार्थ है कि अगर मेरी बच्ची मेरे घर में इन नियमों से स्वस्थ है, तो ये जो बच्चे बैठे हैं ये भी मेरे देश के बच्चे हैं, ये भी स्वस्थ हो जाएं, जिससे कि हमारे बच्चे, मेरी बच्ची जो है एक सुरक्षित देश में बड़ी होगी, जहां पे बच्चे सात्विक हों, वो खाने से ही होगा और किसी चीज से नहीं होगा। तो आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर है, मैं हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में बोलूंगा, 92 124 35 203, 92 124 35 203, 92 124 35203। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान पूरे देश में फैलना चाहिए, तो आप हमको बुलाकर कहीं भी, अपने ऐसे लोकेलिटी में कहीं पे बुलाकर हमको आज्ञा देंगे तो हम जरूर आएंगे। बड़ी खुशी मिलेगी ये ज्ञान फैलाकर। और भाई राजीव दीक्षित जी का जो ज्ञान है वो इंटरनेट पे फ्री में उपलब्ध है। हमारे पास भी कुछ सीढ़ियां हैं, वो भी आप लीजिए, फ्री में कॉपी कर करके बांटिए। उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई आपको केस करने नहीं आएगा। उसकी खूब कॉपी बनाइए, नहीं कॉपी बना सकती तो नवदीप भाई बैठे हैं, ये भी बांटते हैं सीडी, इनसे ले लीजिए। और उसका लागत मूल्य हमने बहुत कम रखा है जिससे हर कोई सुन सके। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस ज्ञान को आप आगे बढ़ाएं, सिर्फ सुनकर अपने तक सीमित ना रखने। तो आप देखेंगे आपको पुण्य भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, इसके बाद हम रामलीला का कार्यक्रम शुरू करेंगे। धन्यवाद। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो आगे आके पूछ सकता है। चलिए मैं आपके पास ही माइक ले आता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है। नॉर्मल या हमें 10 से भाग करके 2 से माइनस करना, 2 से घटा दो, उतना पानी पीना, ठीक है। तो अब किसी भी भाई को या किसी को भी इनकी सीडी चाहिए हो तो हमारे बाहर लगे सुविधा काउंटर से वो सीडी ले सकते हैं 10 मिनट बाद, जब इनका सीडी वाला काउंटर वहां लग जाएगा। और बाकी जिसकी भी कोई क्वारीज हो वो इनको फोन करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अपने क्लब की ओर से हार्दिक धन्यवाद करूंगा वीरेंद्र भाई साहब का, जिन्होंने